केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस वहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उन चेंजेस को हम ये कंक्लूड करते हैं कि भैया वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अभी भी तुमको मैंने क्या समझाया कि रिएक्टेंट्स एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन है, ये सब आपस में बेटा रिएक्ट कर गए, क्या बन गया, वही रेडिश ब्राउन पाउडर बन गया, फेरिक ऑक्साइड। मतलब जैसे ही आपने बत्ती जलाई, फ्लेम आई, फ्लेम की हीट से आसपास की वैक्स पिघली और वही पिघली हुई वैक्स, हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, वेलकम टू लक्ष्य सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक और ब्यूटीफुल टॉपिक, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शंस की। मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस का मतलब समझाया। बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन होती है एक प्रोसेस जिसमें हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो आपस में कर जाते हैं रिएक्ट, जिससे बन जाते हैं कुछ न्यू सब्सटेंसेस। जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और जिन सब्सटेंसेस ने आपस में रिएक्ट किया होता है उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इन शॉर्ट, एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स का नंबर वेरी करता है, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको केवल एक ही प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आए, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिनमें कि केवल 2 ही प्रोडक्ट्स बने, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी होती है जिनमें कि आपको 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आए। अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें हम न्यू सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज है रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करती हैं तो इनके रिएक्शन से हमें मिलता है प्रोडक्ट पानी, यानी कि वाटर। हाइड्रोजन एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है, प्लस ये एक हाईली फ्लेमेबल गैस भी है, मतलब ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। ऑक्सीजन भी एक कलरलेस एंड ओडरलेस गैस है और ये कंबशन का एक एक्सीलेंट सपोर्टर है। लेकिन जब इनके बीच में रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है पानी, पानी तो आग को बुझाने का काम करता है भाई। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस हैं, लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करती हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो मिलता है लिक्विड स्टेट में, यानी कि पानी मिल रहा है हमें। तो हुई ना प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से एकदम डिफरेंट। ओके, तो यहाँ तक की तो पूरी स्टोरी हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी। अब हम बात करते हैं आगे की, और आगे की बात यही है कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लेकिन इस बात का हमें पता कैसे चलता है कि जैसे कि मान लो कि मैंने बोला है कि देखो बेटा यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब आप ये बात सुनकर के मान जाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है। पर सवाल ये है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये बात मुझे किसने बताई थी? क्या कोई पड़ोसी आकर के बता के गया था कि अरे मैम सुनो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, आपको पता भी है कि नहीं? ऐसा नहीं। तो इसी बात का आज हमें पता लगाना है कि भाई केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो पता कैसे चलेगा। आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इससे पहले कि मैं आपके सेशन को आगे बढ़ाऊं बेटा, एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आप सभी बच्चों को दे रही हूँ, ठीक है? उस एग्जाम्पल को आपने एकदम ध्यान से सुनना है, समझना है और आज के सेशन के टॉपिक से रिलेट करना है। ये नहीं कि बस सुन लिया, मजे ले लिए और भूल गए, नहीं। एग्जाम्पल को सुनो, समझो और आज के टॉपिक से रिलेट करो, ठीक है? एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि आज मेरा मन है वेजिटेबल मैगी खाने। आई नो हेल्दी नहीं होती है, बट कभी कभी तो इंसान का मन कर जाता है ना भाई, मैं भी तो इंसान, मेरा भी कभी कभी मन कर सकता है मैगी खाने का। तो आज मेरा मन है मैगी खाने का और मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं खुद जाकर के किचन में मैगी बनाऊं। रीज़न बस ये है कि मम्मा को नहीं पता चल, वरना डांट पड़ जाएगी कि इनसे खाना नहीं खाया जाता है, इनसे रोटी नहीं खाई जाती, इनसे मैगी ही खाई जाती है। ठीक है, तो डांट ना पड़े इसलिए आज मैं खुद गई हूँ किचन में मैगी बनाने के लिए। मैंने सॉस पैन लिया, उसमें डाला पानी, डाली सब्जियाँ, मैगी, उसका मसाला और जो भी कुछ डलता है, और वो डाल करके मैंने गैस कर दी ऑन, ठीक है? और टाइम था उसको कुक होने में, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। देखो लिखा होता है उसमें कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन तुम सबको पता है कि ये सच नहीं। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तो लग ही जाते हैं मैगी को पकने में। तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई। इतने में मेरी मम्मा की पीछे से आवाज़ आई, मैगी बन रही है। एंड आई वॉज लाइक, आपको कैसे पता चला? आप किचन में गए थे क्या? तो मम्मी ने बोला नहीं हम तो नहीं गए किचन में। तो मैंने कहा आपको पता कैसे चला किचन में मैगी बन रही है? तो मम्मी ने बोला अरे खुशबू आई ना।
खुशबू आई तुम्हारी मैगी से, वही हमने सूंघ ली, तो हमने ये कंक्लूड किया कि अच्छा किचन में कुछ पक रहा है, तुमसे क्या पकेगा, तुमसे मैगी ही पकेगी, मतलब कि किचन में मैगी बन रही। ये बात तुम्हें समझ में आई? मजाक की बात बेटा हो गई है, अब आओ मुद्दे पर। मैं तुम्हें क्या समझाना चाहती हूँ कि खाने से जो उसकी खुशबू निकलती है बेटा, ये एक चेंज हुआ। भाई मेरी मैगी से जो खुशबू आ रही है, ये खुशबू का आना क्या है, ये स्मेल का आना क्या है, एक चेंज ही तो है ना भाई। देखो दिमाग लगाने वाली बात है कि अगर मैं खाना बना ही नहीं रही होती, खाना क्या, अगर मैं मैगी बना ही नहीं रही होती, तो क्या उससे खुशबू निकलती, स्मेल आती क्या? नहीं आती ना। तो क्योंकि खाना बन रहा है, मैगी बन रही है, उससे खुशबू आ रही है, तो खुशबू का आना, स्मेल का आना क्या है बेटा, चेंज है। और इसी चेंज को मेरी मामा ने नोटिस कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि भैया किचन में मैगी बन रही। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना बेटा, जब भी किसी सब्सटेंस में, तुम तो सब्सटेंस ले लो, कि जब भी किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन होती है, तो वहां पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस वहां पर हम नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद उन चेंजेस को हम ये कंक्लूड करते हैं कि भैया वहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेरी मम्मा ने कैसे कंक्लूड किया कि किचन में मैगी बन रही है? क्योंकि मैगी की खुशबू आई उन तक, वो स्मेल आई खाने से। तो स्मेल का आना क्या है, एक चेंज, और उसी चेंज को मेरी मम्मा ने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, और फिर कंक्लूड किया कि हाँ भैया मैगी बन रही है। यही बात तुमको बेटा मैं केमिस्ट्री में समझाने की कोशिश कर रही हूं, केमिकल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट तुमको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, कि मैं बोल रही हूं कि देखो यहां पर आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। अरे किस बेसिस पर मैंने बोला है कि आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं? तो मेरी बात को समझो बेटा, कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, और उन्हीं चेंजेस को हम नोटिस कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसे चेंजेस हो रहे हैं कि छुप के हो रहे हैं कि हम उनको नोटिस नहीं कर पा रहे, नहीं। जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ चेंजेस होते हैं आसपास, और उन चेंजेस को हम नोटिस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं, और ऑब्जर्व करने के बाद ही हम बोलते हैं कि भैया कंक्लूड कर रहे हैं हम कि देखो यहां पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। और उन्हीं इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आज हमें पढ़ना है। सवाल क्या था, शुरुआत से सवाल क्या था, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, पता कैसे चलेगा? तो केमिकल रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिन्हें नोटिस किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद में कंक्लूड किया जाता है कि भैया केमिकल रिएक्शन हो रही है। इतना पल्ले पड़ा, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो मैंने बोला ना बस वही लिखा हुआ है। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस सम चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं। द इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट take place in a chemical reaction are called the characteristics of chemical reaction। मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करोगे कि भाई एक केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है तो जो भी चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं, उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज चेंजेस हेल्प अस टू चेक दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब आप बोलोगे कि इतना तो समझ में आ गया था, पर ना जाने कितनी ही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस की जो हमें याद करनी हो। बेटा ज्यादा नहीं है, चिंता नहीं करना, पहला ही चैप्टर है ना केमिस्ट्री का, तो ये तुम्हारे लिए इजी बनाया हुआ है सीबीएसई ने, ठीक है। तो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, 5 ही हैं, 5 कदम, 5 का दम, 5 कदम नहीं 5 का दम, ठीक है। कौन कौन सी हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स? चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट का बन जाना, गैस इवॉल्व हो जाना, फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाना। ये 5 समझ में आया? क्या बोला मैंने? रिपीट आफ्टर मी, मेरे साथ साथ बोलो। कलर में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आना, फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाना, गैस इवॉल्व हो जाना, और प्रेसिपिटेट का
फॉर्मेशन हो जाना, यानी कि प्रेसिपिटेट का बन जाना। अब आप बोलोगे कि मैम प्रेसिपिटेट क्या होता है? अरे कोई बात नहीं, आगे तो बढ़ने दो, सब समझा दूंगी, ऐसी भी क्या जल्दबाजी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आ जाओ पहले चेंज की, जो कि है, पहला चेंज बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोल लो, ठीक है, वो क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, की गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे कि खाना बन रहा था, कि खुशबू निकल रही थी, मैगी बन रही थी, उसकी खुशबू निकल रही थी, मेरी मम्मा ने सूंघ ली और बोला कि मैगी बन रही है, आज तुम्हें बताते हैं, आओ। बस यहाँ पर भी वही सीन हो रहा है बेटा। केमिस्ट्री के हिसाब से तुम्हें चीज़ों को देखना होगा कि जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं, जब भी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाएं, अब तुम बोलोगे कि मैम हमें सपना तो नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? भाई रिएक्टेंट्स के आपस, अभी भी तुमको मैंने क्या समझाया कि रिएक्टेंट्स एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अभी 2-3 मिनट पहले तुमको मैंने क्या समझाया कि एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? शॉर्ट में बताओ, जल्दी बताओ, सुन रही हूं मैं। कि रिएक्टेंट्स आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं प्रोडक्ट्स, यस और नो? तो मैंने बोला कि देखो बेटा, दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपने बोला कि मैम आपको कैसे पता चला, सपना है क्या? मैंने कहा सपना नहीं आया, मुझे ऐसे पता चला कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो इनके रिएक्शन से जो है मुझे टेस्ट ट्यूब में एक गैस निकलती हुई नजर आई। भाई मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसमें बाढ़ आ गई है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन बाढ़ नहीं आई है बेटा, मैं तुम्हें समझाऊंगी इसमें हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए मेरी बात को सुनो, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने 2 रिएक्टेंट्स डाल दिए। मैंने बोला कि देखो बेटा, है ना, एक मैंने डाल दिया ए, एक मैंने डाल दिया बी, ये क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो बेटा ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपने बोला मैम कैसे पता चला? तो मैंने कहा बेटा मुझे टेस्ट ट्यूब में देखो गैस इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है, मुझे दिख रही है कि देखो गैस निकल रही है, गैस बन रही है। आप बोलोगे कि मैम गैस बन रही है, भाई हमारी जो सराउंडिंग एयर होती है, 9th क्लास से, 9th भी नहीं, 8th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी सराउंडिंग एयर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कई तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मैम सराउंडिंग एयर तो आज तक दिखी नहीं, उसमें जो ऑक्सीजन है वो तो आज तक दिखी नहीं, तो आपको कैसे दिख गया कि टेस्ट ट्यूब में जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो गैस इवॉल्व हो रही है? मैम आपको गैस कैसे दिख गई? तो बेटा यहाँ पर देखो ना, तुम्हें बबल्स बनते हुए नहीं दिख रहे? अरे तुम भी देख लो, ऐसी भी क्या बड़ी बात है, देखो ना यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये देखो, ये देखो, ये बबल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? ये बबल्स जो बन रहे हैं बेटा, यही तो बता रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में कोई ना कोई तो गैस इवॉल्व हुई है। बिना गैस के, बिना हवा के बबल बनते क्या? पानी में, जैसे कि तुम्हारे पास 1 गिलास पानी है, तुम उसमें क्या करो, स्ट्रॉ डालो और स्ट्रॉ से ऐसे फूंक दो, एयर ब्लो करो, तो पानी में बुलबुले बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो पानी में बुलबुले क्यों बने? क्योंकि तुमने उसमें हवा डाली, एयर भेजी, तो बबल्स बने। बने कि नहीं बने? तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, बुलबुले बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं। किसके बबल्स बनेंगे? अरे गैस के कारण ही ना बनेंगे, तो गैस इवॉल्व हुई है। अच्छा, कुछ माना कि ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, है ना, ये कलरलेस गैसेस होती हैं, ये इवॉल्व होती हैं तो ऐसा दिखती नहीं है, लेकिन कुछ गैसेस ऐसी भी होती हैं बेटा जो कलर पोजेस करती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। अभी कुछ अपन करेंगे एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट वगैरह, जहां पर तुमको मैं लिटरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होते हुए दिखाऊंगी और तुम देखोगे भी, मतलब तुम्हें दिख जाएगा, है ना, तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ मैम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। क्यों? क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर की गैस तुम्हें टेस्ट ट्यूब से निकलते हुए दिखेगी। वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो हर गैस बेटा जरूरी नहीं कि कलरलेस हो, कुछ कुछ गैसेस कलर भी पोजेस करती हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ केमिकल रिएक्शन, देखो अब मैंने बोला है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान गैस इवॉल्व होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि हर केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस इवॉल्व होगी ही होगी, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। देखो सम लिखा हुआ है यहाँ पे, सम मतलब कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कि गैस इवॉल्व होती, सारी नहीं होती कि तुम बोलो कि मैम हर केमिकल रिएक्शन में कोई ना कोई गैस तो इवॉल्व होगी नहीं, ऐसा कुछ जरूर, लेकिन हाँ कुछ तो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब वही H2SO4 ले लो या HCl ले लो, और जिंक मेटल की रिएक्शन करवा दो, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो।
हाइड्रोजन गैस वही कलरलेस ओडरलेस गैस। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, या कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। यहां पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के आपको बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, समझे? तो एक तुमने क्या चेंज नोटिस किया, क्या पढ़ा, क्या कैरेक्टरिस्टिक तुमने केमिकल रिएक्शंस का देखा कि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, जब वो होती हैं तो वहां पर गैस इवॉल्व होती है। तो जहां गैस इवॉल्व हुई हमें टेस्ट ट्यूब में बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, और जहां बबल्स देखे हम बोल देंगे कि देखो 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 कोई ना कोई तो गैस निकली। कौन सी गैस निकली है वो फिर कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना पड़ेगा, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगी कि बेटा दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में गैस इवॉल्व हो रही है, बबल्स बन रहे हैं, तो वो गैस 100% कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बबल्स बन रहे हैं इसका मतलब गैस तो निकली है। कौन सी गैस निकली उसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे कंफर्म करने के लिए कि कौन सी गैस निकली, ठीक है। नेक्स्ट चेंज क्या है या कैरेक्टरिस्टिक क्या है, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आ जाना। जैसे कि तुमने लोहे की कीलें ली हुई हैं, आयरन नेल्स ली हुई हैं, ठीक है, और ऐसी खुली हवा में छोड़ दिया है महीने 2 महीने के लिए, वापस आकर के देखे तो तुम्हें इनके ऊपर जो है रेडिश ब्राउन पाउडर जो है दिखा कि जम गया हो आकर के। तुम्हारे पास सुंदर सी ऐसी देखो लोहे की कीलें थी, मस्त ग्रे कलर की थी, तुम लेके आए मार्केट से, और लापरवाह तो तुम हो ही, केयरलेस तो हो ही, तुमने छोड़ दिया इनको ऐसी 2-3 महीने के लिए। वापस आकर के तुम्हें याद आई कि अरे हम तो लोहे की कील लेकर के थे, कहाँ गई, जरा जाकर के देखते हैं। जाकर के देखा तो देखो ऐसी रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग जो है इनके ऊपर आकर के बन गई है। ये रेडिश ब्राउन कोटिंग देखो क्या बता रही है कि यहां पर हुई है केमिकल रिएक्शन। मैंने क्या बोला, देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जहां पर क्या होता है, कलर में चेंज देखने को मिलता है। तो कलर में देखो ना चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ग्रे से जो कलर है वो रेडिश ब्राउन हो गया कि नहीं हो गया, क्यों हुआ? वही वाली बात है कि लोहे की कीलों में क्या था, लोहा था। अरे लोहे की कीलों में बेटा लोहा ही होगा, गोल्ड तो होगा नहीं, वरना आज हम सब लड़कियां क्या कर रही होती, एक एक लोहे की कील पहन के घूम रही होती कि लोहे की कील में क्या है, गोल्ड है, सोना है। ऐसा तो है नहीं, है ना, उसमें लोहा ही होगा। एयर में क्या है, मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, ये सब आपस में बेटा रिएक्ट कर गए, क्या बन गया, वही रेडिश ब्राउन पाउडर बन गया, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रस्ट। यही होता है बेटा रेडिश ब्राउन पाउडर, यही होता है तुम्हारा रेडिश ब्राउन पाउडर, जो यहाँ पर कीलो के ऊपर आकर के इकट्ठा हो गया है। तुम इसको अगर फिंगर टिप से टच करोगे ना तो तुम्हारी उंगलियों के ऊपर भी आकर के चिपक जाएगा रस्ट, यही वाला। तो कलर में चेंज आया तो हमने बोल दिया कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई। देयर आर सर्टेन केमिकल, देखो वही वाली बात हो गई कि सारी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जरूरी नहीं कि कलर में चेंज आए, बट देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जहां पर कलर में भी चेंज देखने को मिलता है। ओके चलो, और भी कोई एग्जांपल था क्या? हाँ, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस आर कलरलेस बट ऑन मिक्सिंग द टू द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड फॉर्म्ड इज येलो इन कलर। देखो अपने पास ना बेटा दो अलग अलग वो हैं, रिएक्टेंट्स हैं, कंपाउंड्स ले लो, ठीक है, लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। इनके अपन ने एक्वस सोल्यूशन लिए हुए। तुम्हें एक्वस सोल्यूशन का मतलब पता है ना? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास नमक का एक्वस सोल्यूशन है, कि मैंने नमक को पानी में, जो नमक वाला पानी बना है उसी को मैं बोलूंगी नमक का एक्वस सोल्यूशन। देखो किसी भी सब्सटेंस का बेटा, किसी भी सॉल्यूट का एक्वस सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने उस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट कौन है? स्पेसिफिकली पानी। तो किसी भी सॉल्यूट के एक्वस सोल्यूशन का मतलब यही है कि आपने उस सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हुआ है पानी में। तो अगर मैंने बोला शक्कर का एक्वस सोल्यूशन का मतलब शक्कर को मैंने पानी में घोला हुआ है। मैंने बोला ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन, इसका मतलब ग्लूकोज को मैंने पानी में घोला हुआ है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग बेटा कंपाउंड्स हैं, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। आप बोलोगे कि मैम ये कैसे याद होंगे? अरे रुक तो जाओ, चैप्टर के ओवरव्यू में तुमको मैंने क्या समझाया था कि केमिकल, इस चैप्टर में तुम्हें केमिकल रिएक्शन लिखना सिखाऊंगी, केमिकल इक्वेशन लिखना सिखाऊंगी। इक्वेशन तुमसे तभी बनेगी
जब तुम्हें कंपाउंड्स के फॉर्मूले याद होंगे तो फॉर्मूले बनाना भी मैं ही सिखाऊंगी और फॉर्मूले को याद कैसे करना है वो भी मैं ही बताऊंगी। अभी के लिए बस तुम सुनते जाओ। तो लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है बेटा, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनके मैंने एक्वस सोल्यूशन ले लिए हैं, ठीक है, और दोनों के ही एक्वस सोल्यूशन को फिर मैंने मिला दिया है। दोनों के सोल्यूशन कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता, ये भी कलरलेस है और ये भी कलरलेस है। जब इनको लेकर मैंने मिलाया टेस्ट ट्यूब में डाल करके, तो यहाँ पर मुझे एक कलर में चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला? मुझे यहाँ पे कुछ येलो 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 कलर देखने को मिला। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है ना कि मैंने दो अलग अलग कंपाउंड्स के एक्वस सोल्यूशन लिए थे, दोनों की मतलब जो सोल्यूशंस हैं वो कैसे थे? कलरलेस थे। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे टेस्ट ट्यूब में येलो कलर अचानक से अपीयर हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि एक तरफ मेरे पास शक्कर का पानी, एक तरफ मेरे पास नमक का पानी, दोनों कलरलेस हैं, मिलाया तो रेड कलर आ गया। ऐसी कुछ हुआ है यहाँ पर कि दोनों ही जो एक्वस सोल्यूशंस थे अलग अलग कंपाउंड्स के वो कलरलेस थे, मिलाने पर क्या हुआ? टेस्ट ट्यूब में येलो कलर देखने को मिला। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब इनको आपस में मिलाया ना बेटा तो इनके बीच में रिएक्शन हुई, और मैंने क्या समझाया था कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है कुछ ना कुछ नया बनता है कि नहीं बनता। तो बेटा यहाँ पर कुछ नया बना होगा, और जो नया बना है उसी का तुम्हें यहाँ पर येलो कलर देखने को मिला है। जब भी केमिकल चेंज होता है नया सब्सटेंस बनता है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में होती है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, और जब इनके बीच में रिएक्शन होती है, जब ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं कि नहीं बनते? तो 100% इन दोनों को मिलाने पर कुछ नया सब्सटेंस बना होगा, और उसी नए सब्सटेंस का यहाँ पर आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पर देखो नया बना होगा? तो बेटा यहाँ पर ना बन जाता है नया सब्सटेंस। एक्चुअली दो नए सब्सटेंसेस बनते हैं, ठीक है, एक बनता है लेड आयोडाइड और एक बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। दो नए सब्सटेंसेस यानी कि दो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है ना वो इसी का मिल रहा है, लेड आयोडाइड का, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम इसका क्या? ये कलरलेस है, कलरलेस है, इसी का कलर है येलो, ये बन गया। तो देखो टेस्ट ट्यूब में तुम्हें येलो कलर देखने को मिला। ओके, इसकी पिक्चर भी है यार मेरे पास, रुक जाओ, ये देखो इस बीकर में पोटेशियम आयोडाइड, हाँ पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन है, ये वाले में देखो कलरलेस है। इस बीकर का कंटेंट इसमें डाला जा रहा है, दिख रहा है तुमको दूसरा वाला बीकर, इसमें लेड नाइट्रेट है सोल्यूशन, देखो वो भी कलरलेस है। दोनों को मिलाया, देखो येलो कलर आ गया। ये किसका आया है? लेड आयोडाइड का आया है। ओके चलो आगे बढ़े। तो कलर में चेंज भी क्या बताता है भैया? केमिकल रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट। बेटा फिजिकल स्टेट में यदि चेंज आ जाए ना तो भी हम बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही, क्योंकि देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जहां पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड वैक्स जल रही है, देखो बर्निंग ऑफ अ वैक्स जो है बेटा एक बहुत ही प्यारा चेंज होता है, और वो केमिकल चेंज है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कैंडल, जैसे कि हमारे पास कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है और ये जल रही है, तो हम तो देख रहे हैं कि कैंडल जब जलती है तो जो इसकी वैक्स है वो मेल्ट होती है। इनिशियली कैंडल की जो वैक्स है वो सॉलिड स्टेट में होती है, जब अपन कैंडल जलाते हैं तो जो उसकी वैक्स है वो पिघलने लग जाती है, मॉल्टन स्टेट में आ जाती है। लेकिन जैसे ही कैंडल को बुझाते हैं तो वैक्स जो है दोबारा से क्या हो जाती है? सॉलिडिफाई हो जाती है। तो सॉलिड टू मॉल्टन, मॉल्टन टू सॉलिड, मतलब मैम ये तो फिजिकल चेंज हुआ। हाँ बेटा, वैक्स जो मेल्ट हो रही है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एक फिजिकल चेंज है। ये केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है और ये रिवर्सिबल भी है ना। जो पिघली हुई वैक्स है वो दोबारा से आप क्या कर सकते हो? जमा सकते हो, सॉलिडिफाई कर सकते हो। तो 100% मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स क्या है? एक फिजिकल चेंज है। लेकिन जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ वैक्स की या कैंडल की तो वो एक केमिकल चेंज है। क्यों? आओ मैं समझाती हूं। देखो होता क्या है बेटा, जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी भी चीज को चलाना है तो हमें फ्यूल चाहिए। जैसे कि अगर तुम्हें गाड़ी चलानी है तो तुम्हें उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा, है ना। वैसे ही कैंडल के लिए हम बोलते हैं कि उसका फ्यूल क्या है?
कि वैक्स है ना, वैक्स यहां पर क्या है, फ्यूल है, और इसमें क्या होते हैं, इसमें कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, बेसिकली इसमें कार्बन होता है। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब हुआ क्या कि जैसे ही तुमने, मैं थोड़ा सा रब करना चाहती हूँ बेटा, फिर से बना देती हूँ, ये कैंडल है, ये इसकी वैक्स है, और ये हो गई विक। विक मतलब इसकी बत्ती है ना, कैंडल की बत्ती होती है ना, तो उसको अपन अंग्रेजी में विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक, ठीक है। अब जैसे ही तुमने उसकी बत्ती जलाई, हीट से क्या हुआ, जो फ्लेम दिख रही है तुमको फ्लेम, इस फ्लेम की हीट से क्या हुआ, आसपास की जो वैक्स है वो पिघलने लग गई, आसपास की जो वैक्स है वो पिघलने लग गई। अब यही पिघली हुई वैक्स, यही मोल्टन वैक्स बेटा क्या होता है, ये जो बत्ती आपको दिख रही है, विक आपको जो दिख रही है, इसके ऊपर चढ़ने लग जाती है कैपिलरी एक्शंस। मतलब जैसे ही आपने बत्ती जलाई, फ्लेम आई, फ्लेम की हीट से आसपास की वैक्स पिघली, और वही पिघली हुई वैक्स बत्ती के ऊपर देखो ऐसे, विक के ऊपर देखो ऐसे चढ़ने लगती है, चढ़ने लगती, चढ़ने लगती, अल्टीमेटली कहां तक पहुंचती है, आग तक, फ्लेम तक पहुंच जाती है। और फिर यहां पर आकर के क्या होता है, जो वैक्स है वो जलने लग जाती है। वैक्स के अंदर क्या है, मैंने क्या बताया, कार्बन है, कार्बन जलने लग जाता है बेटा, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वाटर वेपर वगैरह भी बन जाता है। तो देखो नए सब्सटेंसेस मिले कि नहीं मिले, नए सब्सटेंसेस अगर मिल गए तो मान लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज, मतलब कि केमिकल रिएक्शन। तो वैक्स पिघल रही है, जम रही है, वो फिजिकल चेंज है, लेकिन जो वैक्स जल रही है दैट इज अ केमिकल चेंज। कि वैक्स पिघली, विक के ऊपर चढ़ी, कैपिलरी एक्शन से फ्लेम तक पहुंची, जैसे यहां पहुंचेगी वैक्स जलना शुरू कर देगी, उसके अंदर के कार्बन की रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आप बोलोगे कि मैम ठीक है केमिकल रिएक्शन हो रही है, पर पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, बात तो वही है ना कि केमिकल रिएक्शन तो हो गई, बट पता कैसे चला, तो बेटा अपना आपको फिजिकल स्टेट में चेंज देखने को मिलेगा। क्या चेंज, कि आपके पास जो वैक्स है वो है सॉलिड स्टेट में, भाई जो आपके पास वैक्स थी वो सॉलिड थी ना, अब जब वो जली तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, जो वाटर वेपर्स बन रही हैं, अरे भैया वो तो गैसियस स्टेट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सब कुछ, कि आपके पास जो रिएक्टेंट था एक वैक्स, वो सॉलिड स्टेट में था, लेकिन जब वो जला तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स आए वो तो गैसियस स्टेट में आए ना, वाटर वेपर्स आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो गैसेस है ना ये तो फिजिकल स्टेट में चेंज आया कि नहीं आया। फिर तो solid wax in the form of candle burns to form water vapors and carbon dioxide which are gases। पेट्रोल भी बेटा जब जलता है लिक्विड होता है, जब वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर वेपर्स निकलती हैं, तो वो भी क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं। तो फिजिकल स्टेट में चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि सॉलिड टू गैसियस स्टेट में जा रही हैं चीजें, लिक्विड टू गैसियस स्टेट में जा रही हैं चीजें, लाइक दैट। चेंज इन टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, जैसे कि आपके पास वो है एक कंटेनर है, ये तो बेटा आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है आपके एनसीईआरटी बुक में कि एक कंटेनर है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है, क्विक लाइम लिया हुआ है, और डाल दिया है पानी। कुछ देर के बाद आप उस कंटेनर के वॉल को आकर के टच करोगे तो गर्म लगेगा। क्यों गर्म लगेगा, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच में रिएक्शन हुई, जब कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के बीच में रिएक्शन हुई, तो जो भी रिएक्शन हुई उससे टेम्परेचर बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो गई, हीट एनर्जी इवॉल्व हो गई बेटा, जिससे कि बीकर का टेम्परेचर बढ़ गया। जब आपने उसकी दीवारों को टच किया तो आपको गर्म लगा। देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ता है। सवाल यही है कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। भाई एक कंटेनर में मैं कैल्शियम ऑक्साइड डाल दूं, पानी डाल दूं, और मैं बोलूँ कि देखो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, आप बोलोगे मैं आपको कैसे पता चला, तो मैं बोलूंगी कि बेटा जब इसकी कंटेनर की दीवारों को मैंने टच करके देखा तो मुझे वो गर्म लगी, तो मुझे पता चला कि भैया जब इनको जब आपस में मैंने ऐड किया तो इनके बीच में कुछ तो हुआ जिससे कि हीट इवॉल्व हुई है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे कि दीवारें गर्म हो गई कंटेनर की, यानी कि इनके बीच में क्या हुई है, रिएक्शन हुई। सिमिलरली कुछ ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम कैसे होगा, क्योंकि उन रिएक्शंस में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेते हैं रिएक्टेंट।
So some chemical reactions are accompanied by change in temperature, that is rise or fall of temperature. Reactions which are accompanied by the rise in temperature, okay, वो reactions जिनमें की heat energy evolve होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, उन्हें हम स्पेसिफिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि जिंक को आप या कोई भी आप एक मेटल ले लो, आप उसको एसिड में डाल दो बेटा, जैसे कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें आपने जिंक मेटल डाल दिया, H2SO4 डाल दिया उसका सोल्यूशन है ना, डाइल्यूट करके, तो गैस इवॉल्व होगी और साथ में टेस्ट ट्यूब की दीवार भी गर्म हो जाएगी। क्विक लाइन को डाल दो पानी में, वही है जो आपकी एनसीईआरटी में मैंने बताया। रिएक्शंस विच आर अकम्पनीड बाय फॉल इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कम हो जाता है क्योंकि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाती है, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी बेटा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बेटा प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में कतई घुलने के लिए रेडी नहीं होता, मतलब ये इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। कुछ देर पहले मैंने आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बारे में बताया था कि इन दोनों को मैं मिलाती हूं तो इनके बीच में रिएक्शन होती है, रिएक्शन से दो नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं। ठीक है, जो दो नए सब्सटेंसेस बने बेटा, उनमें से ये जो लेड आयोडाइड है ना, यही क्या है, प्रेसिपिटेट है। शॉर्ट में अपन उसको पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट को। आप बोलोगे कि मैम प्रेसिपिटेट का मतलब क्या? प्रेसिपिटेट का मतलब ये है बेटा कि इन दोनों ही कंपाउंड्स के मैंने एक्वस सोल्यूशन लिए थे, यानी कि इसको अलग मैंने पानी में घोला, इसको अलग मैंने पानी में घोला, दोनों को घोल करके मैंने मिक्स कर दिया, तो ये दोनों बन गए। अब ये जो बना है पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो सोल्यूशन में जो पानी है उसमें डिजोल्व है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं डिजोल्व नहीं होऊंगा, मैं तो ऐसा ही रहूंगा। जैसे कि तुम पानी में रेत डाल दो, रेत घुलती है पानी में? नहीं। वैसे ये जो दो नए बने हैं कंपाउंड्स, प्रोडक्ट्स, उनमें से ये जो है ये तो सोल्यूशन में डिजोल्व है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये कतई जो है डिजोल्व नहीं हो रहा है, ये बोलेगा मैं तो ऐसे ही रहूंगा। तो जो नहीं घुलेगा, इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड सब्सटेंस, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता हुआ नजर आ जाए, एक ऐसा सब्सटेंस आपको बनता हुआ नजर आ जाए जो कि सोल्यूशन में घुल नहीं रहा है, तो समझ जाओ वहां पे बन रहा है प्रेसिपिटेट। इसका मतलब समझ जाओ कि वहां पर हुई है रिएक्शन। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस। इन द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, सोल्यूशन जो येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है बेटा, वो किसका बन रहा है? लेड आयोडाइड का बन रहा है। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होता है, जब उसको हम मिक्स करते हैं सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यानी कि नमक के पानी में, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। देखो सिल्वर क्लोराइड का, ये देखो NaCl था और ठीक है NaCl सोल्यूशन था आपके पास और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन था आपके पास। ये देखो दोनों को जब आपने मिक्स किया तो ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन में घुल नहीं रहा है, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये किसका है बेटा? तो ये सिल्वर क्लोराइड का है। किसका है? सिल्वर क्लोराइड का है। ओके चलो, अब यहां पर एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि ध्यान रखने वाली बात है। आपको मैंने ये तो बता दिया कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं और उन चेंजेस के बेसिस पर हम बोलते हैं कि देखो केमिकल रिएक्शन हो रही है। उन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आप ये कंक्लूड कर लो कि यार एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें शायद एक ही तरह का चेंज देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार एक रिएक्शन में आपको साइमल्टेनियसली 2-3 चेंजेस साथ में देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जिंक या कोई भी मेटल है आपके पास, उसको आप किसी एसिड के सोल्यूशन में डाल रहे हो तो गैस भी वहां पर इवॉल्व होगी और टेम्परेचर में इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। अभी अभी हमने वो एग्जाम्पल देखा ये वाला, ये लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला, कि जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो ना सिर्फ प्रेसिपिटेट बना बल्कि कलर में भी तो आपको चेंज देखने को मिला। भाई कलर में चेंज और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, लेकिन एक ही केमिकल रिएक्शन में देखो आपको ये दोनों चेंजेस देखने को मिले, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिले कि कलर में चेंज भी हुआ, कि ये दोनों तो कलरलेस थे लेकिन फिर क्या हुआ? येलो कलर आपको दिखने लग गया और साथ में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी हो गया। तो ये मत समझना कि यार एक रिएक्शन में केवल एक ही तरह का चेंज हो सकता है, नहीं, साइमल्टेनियसली उस रिएक्शन में आपको 2 से 3 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। जब जिंक की रिएक्शन हो रही है एसिड के साथ में तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा और गैस भी इवॉल्व होगी। सिमिलरली जो अभी मैंने आपको लेड नाइट्रेट और पोटेशियम
आयोडाइड वाला एग्जाम्पल दिया है वो भी। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज हमने ये समझ लिया कि भैया जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं चेंजेस की बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे इक्वेशंस के ऊपर। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून।